बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान में जिस तेज़ी के साथ हालात बदले और बदलते जा रहे हैं उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं था। दुनिया के तमाम बड़े बड़े तज्ज़ियाकार और जो कि जंगी माहिरीन और बहुत सारे और लोग जिन्होंने दुनिया देखी है, बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं, उनकी पेशीन गोइयाँ मुकम्मल तौर पे गलत साबित हो चुकी हैं। तालिबान शहर के ऊपर शहर कब्ज़ा कर रहे हैं और दुनिया हैरान खुली आंखों देख रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो भी हैरान है और वहाँ पे एक इज्तिमा सिक्योरिटी काउंसिल में बहस चल रही है। एक स्टेटमेंट वो बनाना चाह रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि मज़म्मत की जाए तालिबान की और कहा जाए कि ये शहरों के ऊपर हमले बंद करें फ़ौरन, और ये भी कहा जाए कि सिविलियंस की ज़िंदगियों की ज़मानत दी जाए। और यूनाइटेड नेशन में बातचीत में ये कहा गया कि शहरों पे हमलों के दौरान बहुत ज़्यादा सिविलियन हलाकतें हुई हैं। पहली बात तो ये कि मैं हमेशा कहता हूँ तालिबान ने जंग जारी रखनी थी, ये हमें सबको पता होना चाहिए था, क्योंकि जंग बंदी का कोई मुआहदा नहीं था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम जंग बंद करेंगे। जो कुछ भी मुआहदे हुए उसमें जंग का जिक्र नहीं था, जंग होनी थी। और ये भी मुआहदों में, ये बातचीत में कहीं नहीं कहा गया था कि जंग हुई जो जारी रहेगी जंग, तो उसमें शहरों पे हमले नहीं किए जाएंगे। वो चूँकि इस बात का कोई कहा नहीं गया, कहीं इस पे मुआहदा नहीं था, तो ये कहना कि शहरों पे हमले बंद करो, मज़म्मत, ये बेमानी सी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि जब जो चीज़ तय नहीं हुई वो उस पे ऊपर आप कैसे किसी को कुछ कह सकते हैं या उसका मुआख़ज़ा कर सकते हैं। फिर ये कि शहरों में हलाकतें, सिविलियन हलाकतों की बात है, तो वो तो हलाकतें हुई हैं, बहुत हुई हैं और हो भी रही हैं। उसकी बुनियादी वजह अफ़गान एयरफोर्स, भारतीय जो पायलट उनके जहाज़ उड़ा रहे हैं वो, और अमेरिका के जहाज़ जो आके बमबारी करते हैं। क्योंकि जो हवाई जहाज़ों से जब आप बम गिराते हैं तो नीचे खड़े लोगों का ये थोड़ा पता चलता है कि ये फ़ौजी है, सिविलियन है, तालिबान है या कोई और है। वो तो बॉम्बिंग आप करते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो ये वहाँ पे सिलसिला चल रहा है, बॉम्बिंग इनको बंद करनी चाहिए। अब यूनाइटेड नेशन ये कह रही है कि 40 लाख की आबादी है काबुल की। काबुल के ऊपर अगर हमला हुआ तो वहाँ तो तबाही मच जाएगी, इतना बड़ा खून खराबा होगा, बहुत नुकसान होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये यूनाइटेड नेशन की सोच गलत है, वहाँ कुछ नहीं होगा। उसकी एक वजह है, अगर मैं ये सारी जंग की एक तारीख़ नोट करूँ या जो भी तरीक़ाकार जैसे तालिबान गए हैं, तो अक्सर जगहों पे तो जंग हुई नहीं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जैसे तालिबान हर जगह जाके लोगों को मदऊ करते रहे हैं कि आओ हथियार फेंको, आके मिलो हमारे साथ, तो काबुल में भी यही कुछ होगा कि बिल आखिर लोग जंग करने की बजाय तरजीह देंगे तालिबान के साथ मिलने को, और फिर जब ये होगा तो जंग नहीं होगी, तो फिर तबाही भी नहीं होगी, लोगों की कैजुअल्टीज़ भी नहीं होगी। बहरहाल अभी तक जो तालिबान ने फतूहात हासिल की हैं उसमें 5 तारीख़ को उन्होंने नमरोज़ पे कब्ज़ा किया, 6 तारीख़ को उन्होंने जोशान पे कब्ज़ा किया। ये मैं सुबह गिनवा रहा हूँ जहाँ जहाँ वो काबज़ हो चुके हुए हैं। 7 तारीख़ को उन्होंने कुंदूज़ और तखार इस पे कब्ज़ा किया, और 7 तारीख़ को ही सराय पुल पे भी उनका कब्ज़ा हुआ। यानी 7 तारीख़ को 3 उन्होंने बड़े शहर या 3 सूबे जो हैं वो कब्ज़े में लिए। 8 तारीख़ को उन्होंने समंगान पे कब्ज़ा किया। 10 तारीख़ को उन्होंने बगलान, फरा और बदख्शान पे कब्ज़ा किया। 12 तारीख़ को उन्होंने गज़नी, हेरात और बादगीस पे कब्ज़ा किया, और 12 तारीख़ को ही हलमंद भी उनके हाथ आया। यानी आप सोचिए कि 12 तारीख़ को 4 सूबे, जिनमें गज़नी और हेरात में काफ़ी मज़ाहमत थी। हेरात में ही इस्माइल ख़ान, जो कि मलेशिया का बहुत बड़ा एक कमांडर समझा जाता है और जिसने तालिबान के ख़िलाफ़ बड़ी जंग लड़ी थी अमरीकियों के साथ मिलके, उस ज़माने में जब अमेरिका ने शुरू में हमला किया था अफ़गानिस्तान पे, इस शख्स को उस जंगों की वजह से इस्माइल ख़ान को शेर हेरात कहा जाता था।
लेकिन आज वो शेर जो है उसकी फ़ौज शिकस्त खा गई। हेरात और बादगीस और 12 तारीख को हलमंद भी तालिबान के कब्ज़े में आ गया। 13 तारीख को उन्होंने, यानी 13 आज है, आज उन्होंने कंधार और गौर पे कब्ज़ा किया। 13 तारीख उनके लिए काफ़ी कामयाबियाँ लेके आई। कंधार, गौर, ज़ाबुल, लुगर और रोज़गान, यानी ये 5 सूबे आप देख लीजिए, ये तालिबान के हाथ लगे 13 तारीख को। इन सब जगहों पे कोई हलाकतें, कोई कत्ल व गारत नहीं हुई और लोगों ने हथियार फेंके। फ़ौज या तो भाग गई हथियार छोड़ के, या उन्होंने हथियार फेंक के तो उनसे मिल गए तालिबान से, या ये कि तालिबान को कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते तो तालिबान ने कहा हथियार रखो और अपने घरों को जाओ। तालिबान ने किसी पे न जुल्म किया न मारा। ये वो चीज़ ज़ाहिर करती है कि तालिबान गालिबन पहले की निस्बत काफ़ी बदल चुके हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने कत्ल व गारत की तो ये एक इंटरनेशनल मीडिया में एक तमाशा बनेगा और मगरबी दुनिया उसको बहुत उछालेगी। और वैसे भी वो ये समझते हैं कि अगर लोग आपके साथ मिलते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं, तो फिर उनको क्यों मारा जाए। मेरा ख़्याल है कि वो चंद उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने अमेरिका के साथ बहुत तावन किया, नेटो के साथ बहुत तावन किया, मुल्क के साथ गद्दारी की, उनकी सोच के मुताबिक मुल्क के साथ गद्दारी की और गैर मुल्की हमला आवरों का भरपूर साथ दिया, तो वो शायद उन पे कुछ करें, वरना नहीं। इन शहरों पे कब्ज़े के बाद यूँ लगता है कि काबुल के चारों तरफ जो छोटे मोटे सूबे शहर ये थे वो कब्ज़े में आ चुके हैं और काबुल एक तरह का अब सामने उनके पड़ा हुआ है, जब भी चाहें काबुल पे हमलावर हो सकते हैं। अब इस्माइल ख़ान जो कि हेरात का शेर कहलाता था, इसने सरेंडर किया। वो ये कहता है कि मुझे तमाम लोगों ने यहाँ मशवरा दिया कि तुम जंग नहीं करो, सरेंडर करो। इस पे बात हम करेंगे कि लोग यूँ को ये मशवरा क्यों देते हैं। लिहाजा जो शेर हेरात था उसने अपने आप को तालिबान के हवाले करके उनके सुपुर्द कर दिया, लेकिन तालिबान ने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि उससे बातचीत करके उसको घर जाने की इजाज़त दी कि आप अपने घर जा सकते हैं। यानी ये वो सलूक अब कर रहे हैं। और आप ये भी ज़हन में रखिए कि तालिबान को जो मिलिट्री कमांडर है वो मुल्ला उमर का बेटा है और उसका जो सर्कुलर उसने भेजा, उसने जो एक लेटर, एक डायरेक्टिव भेजा तमाम फील्ड कमांडर्स को, उसमें उसने लिखा हुआ था कि किसी को मारना नहीं आपने, लोग आपके साथ मिलेंगे, हथियार डालें तो उनको कहें कुछ ना, हथियार कब्ज़े में ले लें, लोगों को अपना काम करने दें, किसी की दुकान को न छेड़ें, किसी के कारोबार को ख़राब न करें। ये वो चीज़ें थीं जो कि मैं समझता हूँ तालिबान ने एक हुक्म के तहत भी पूरी करनी थी और की गई। हलमंद का दारुल हुकूमत लश्करगाह, वो उसमें बहुत लड़ाई हुई, वहाँ नुकसान काफ़ी हुआ है, वहाँ मज़ामत बड़ी थी। इसी तरह कंधार में मज़ामत बड़ी थी, लेकिन बिल आखिर ये कंधार भी, लश्करगाह वग़ैरह ये कब्ज़े में आए, लेकिन इनका गवर्नर हाथ नहीं आ सका। गवर्नर मौका पा के भागा और उसने कंधार एयरपोर्ट से जो भी उसको फ़्लाइट अवेलेबल थी वो लेके तो वहाँ से भाग के काबुल चला गया। अब अमेरिका वहाँ पे 3,000 फ़ौजी भेज रहा है, उसने ऐलान किया है, और वो गालिबन अपनी एम्बेसी से अपना स्टाफ, अपना अमला निकलवाना चाहता है। इसी तरह बरतानिया भी, कनाडा भी, वो भी अपने को थोड़े थोड़े फ़ौजी भेज रहे हैं वहाँ पे, और उनका भी ख्याल है कि अपने सफारतखानों से लोगों को निकाल लिया जाए। ये वो कह रहे हैं कि हम अपने सफारतखानों से लोगों को बाहिफाजत निकलवाना चाहते हैं, लेकिन ये 3,000 फ़ौजी उसके लिए बहुत बड़ी तादाद है। क्यों भेजी जा रही है? कल आके तो वो यहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दें, ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन बाहर सूरत फ़िलहाल उनका बहाना यही है कि हम यहाँ से 3,000 फ़ौजी भेजेंगे और अपने लोगों का इनखला करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो असेसमेंट्स हैं या बहुत सारे जो अंदाज़े बताए जा रहे हैं, उसमें मगरबी दुनिया के अंदाज़ा करने वाले लोग वो ये कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि तवक्को यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर काबुल पे कब्ज़ा हो जाएगा तालिबान का। अब काबुल में अशरफ गनी बैठा है। आज उन्होंने एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम तालिबान का मुकाबला करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, इस तरह नहीं छोड़ेंगे। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जैसे जैसे तालिबान की फतवात बढ़ेंगी तो हो सकता है कि ये लोग मज़ाहमत करने की बजाय
यहाँ से भाग निकले, क्योंकि मुख्तलिफ़ सूबों से गवर्नर वगैरह निकले हैं, वो भागे हैं, कुछ सरकारी अफसर भाग निकले हैं। तो ये भी शायद हो सकता है कि मज़ाहमत करने का इस वक्त तो इरादा रखते हैं, बाद में न रखें, मैं इसकी वजह पे बात करूँगा। अब ये मज़ाहमत की बातें क्यों हो रही थी? इसलिए कि आपके पास 3.5 लाख फ़ौज थी। आज सारी दुनिया हैरान है कि जिस फ़ौज को तैयार करने में 830 अरब डॉलर अमेरिका ने ख़र्च किया, बेहतरीन असला दिया, बेहतरीन ट्रेनिंग करवाई अपने मुल्क में, उसके बाद इस पर जो ख़र्चा किया भारत ने अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में इनके ऑफिसर्स, इनके लोगों को ट्रेनिंग दी, बड़ी भरपूर ट्रेनिंग दी। भारत बड़ी टक्करें मारता रहा कि इनके लोगों को तैयार किया जाए। दुनिया हैरान है कि ये फ़ौज को हुआ क्या, ये पिघल क्यों गई है, ये एकदम से इनको हुआ क्या। बेहतरीन असला था, ज़बरदस्त गाड़ियाँ थीं, जो आज चंद एक फ़ौज हैं ऐसी जिनके पास होंगी, लेकिन वो आज तालिबान के पास हैं। वो असला भी और वो गाड़ियाँ भी तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान ने तमाम जेलों से कैदी रिहा कर दी हैं। उसकी वजह से बहुत सारे कैदी जो तालिबान के साथी थे वो तालिबान की सफ़ों में दोबारा शामिल हो चुके हैं। चमन का बॉर्डर तालिबान ने बंद किया था, लेकिन उसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ़ थी। पाकिस्तान के साथ बातचीत करके आज चमन का बॉर्डर भी खोल दिया गया है। लेकिन इस सारे खेल में जिस चीज़ पे दुनिया हैरान है और जिसका मैं तज्जिया देना चाहता हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान की 3.5 लाख की फ़ौज जो इतनी ज़बरदस्त तैयार की गई थी, असला था, सब कुछ था, उनको हुआ क्या? मेरा तज्जिया ये कहता है, जो 3-4 चीज़ें मैं समझ सका हूँ। पहली बात यह है कि जो मौजूदा हुक्मरान थे, जो मौजूदा निज़ाम था, जो हुकूमत थी 20 साल से ये सिलसिला जो चल रहा था, इसमें करप्शन बेतहाशा थी। इसमें जो लीडर, जो लोग बड़े, जो बाइख्तियार लोग थे, वो अय्याशी कर रहे थे। CIA से पैसा मिलता था, भारत से रॉ से पैसा मिलता था, उसके अलावा नेटो के लोग भी थे, वो भी जितनी फ़ौजें यहाँ पे थी वो भी ख़र्चा करती थी। बड़ा मौज मेला लगा हुआ था उन लोगों का जो कि अपर टियर के लोग थे। अब ये चीज़ें सारी अवाम देखते हैं। अवाम में गुर्बत उसी तरह है। अवाम का जहाँ जाना आना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, चीज़ें वो उसी तरह तबाह हाल हैं। रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। आपने $2 ट्रिलियन खर्च किया इन रेफ्यूजियों को वहाँ पे सेटल करने के लिए। आप 4-5 बिलियन ही, 4-5 अरब डॉलर ही खर्च कर देते तो ये बेचारे अपने घरों में होते, वो भी नहीं किया। तो हकीकतन अवाम में हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नफ़रत मौजूद थी, जिसकी वजह से अफवाज ना वो ताकत पकड़ सकी, ना वो हौसला। किसी भी मुल्क की फ़ौज हो, पाकिस्तान हो, कोई और हो, अमेरिका हो, फ़ौजें लड़ती हैं जब उनके अपने अवाम उनके पीछे एक दीवार की तरह खड़े होते हैं, जब वो उनको हौसला देते हैं, जब वो उनको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ आपके अपने अवाम ना हों, वो मुतनफ़र हों सिस्टम से, वो ये सोचते हों कि ये फ़ौज लड़े, ये जाने दे, किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि ये जो करप्ट लोग हैं, जो चोर चतर हैं, उनका दिफा किया जा सके। हमारे पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है। तो वो फ़ौज जो है वो हिम्मत हारती है बड़ी जल्दी। फिर फ़ौज ख़ुद भी सोचती है कि हम तो तनख्वाहदार हैं, लेकिन ये जो अरबों का माल लूट मूट के, ये अशरफ गनी हुआ, हमद करज़ई हुआ, ये तो महलात में रह रहे हैं। रशीद दोस्तम का महल आप देखें, ऐसा महल। तो वो ये सोचते हैं कि इन लोगों ने तो पैसे बनाए, हमें कह रहे हैं कि जाके जान दे दो। तो वो इस चीज़ को फिर अमली जमा नहीं पहनाते, उनमें वो जज्बा रहता ही नहीं। इसके अलावा जो और इसमें हैं अवामिल जो इसमें शामिल हैं, वो ये है कि शुमाली इलाकों में कुंदूज़ वग़ैरह, जो दूर मज़ार शरीफ, यहाँ पे जो इन्होंने फ़ौज रखी हुई थी, वो थोड़े थोड़े लोग रखे हुए थे दिफा में, जबकि ज़्यादातर फ़ौज को ये घसीट के ले गए हुए थे अपने दिफा के लिए काबुल और दूसरी जगहों, जो चंद एक शहर थे, कंधार वगैरह। तभी आपने देखा कंधार में, लश्करगाह में बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा मज़ाहमत हुई, कई दिन लगे, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अपनी फ़ौज रखी हुई थी। अब वो सूबे जो शुमाल में हैं, जहाँ थोड़े थोड़े लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हम मारे जाएंगे अकेले यहाँ पे, क्योंकि काबुल से तो हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी, कमक नहीं आएगी कोई, और अकेले हम यहाँ पे अगर लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। उन्होंने कहा इससे बेहतर है दफ़ा करो लड़ाई को, हथियार फेंको, तालिबान से मिल जाओ।
चुनाचे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे पीछे से कोई ख़ास राब्ता नहीं था, वहाँ फ़ौज तमाम या तो भागे दूसरे मुल्कों में, जैसे आपने देखा कि भाग के तो वो ताजिकिस्तान की तरफ चले गए थे, पाकिस्तान में आ गए थे। इसी तरह वो जो वहाँ रहे उन्होंने हथियार फेंक के तालिबान के साथ मसालत की, उनको कहा असला ले लो, हमें घर जाने दो। फिर जो इसके अलावा जो एक दो और अवामिल आए वो ये थे कि तालिबान के अंदर तालिबान ने अपनी अफ़गान आर्मी के अंदर वक्तन फ़वक्तन अपने लोग घुसा दिए हुए थे, जिसे हम इनसाइडर कहते हैं। इनसाइडर जो होते हैं वो अंदर से आपको या डिमोरलाइज़ करते हैं या मुखबरी करते हैं। सो मुखबरी भी की होगी तालिबान की मदद के लिए उन लोगों ने जो तालिबान ने अपने अंदर अपने लोग अंदर घुसाए हुए थे। सो इनसाइडर्स ने मुखबरी भी की होगी, और हो सकता है कि इनसाइडर्स ने बाकी दोस्तों को, बाकी जो फ़ौज थी या जो भी बाकी उनके साथी थे, उनको कहा हो कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हथियार फेंको, छोड़ो, उनका मोराल गिराया हो, उनके अंदर मायूसी पैदा की हो, उनको माइल किया हो इस तरफ के वो हथियार फेंकें। सो इनसाइडर्स मौजूद हैं और ये तालिबान का एक हरबा रहा है, अरसे दराज से वो ये काम करते रहे हैं। और जब अमरीकी थे उस वक्त भी इंसाइडर्स थे जो तालिबान को गाइड करके तो अमरीकी अड्डों पे और जगहों पे हमला करवाते थे। और चौथा जो आखिरी नुक्ता जो मेरे जहन में है वो ये है कि इस फ़ौज में भी करप्शन बहुत थी। बहुत सारे लोग जो कागज़ पे मौजूद थे, हकीकत में वो ज़मीन पे नहीं थे, उनकी तनख्वाहें वसूल होती थी, इनके अफसर खाते थे। तो उसे हम कहते हैं घोस्ट फौजी, घोस्ट सोल्जर्स, यानी वो मौजूद नहीं है, वो नहीं है, उनका सिर्फ तसव्वुर, ख्याल या कागज़ के ऊपर नाम है, तनख्वाह आ रही है, कोई खा रहा है उसका। तो ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से ये फ़ौज बिल्कुल एक ताश के पत्ते जिस तरह बिखरते हैं वो बिखर के रह गई है। अब अशरफ गनी को तवक्को है कि जो उसने किलाबंदी की हुई है काबुल में वो उसको बचाएगी, लिहाजा वो काबुल अगर इनके हाथ नहीं चढ़ता तालिबान के तो उसकी हुकूमत कायम रहेगी। मेरा अपना अंदाज़ा है कि काबुल में जो फ़ौजी दफ़ा कर रहे हैं वक्त के साथ वो भी शायद इसी तरह पिघल जाए। उसके साथ साथ ये भी होगा कि आज तालिबान की भी फ़ौज या तालिबान के अपने सिपाही तालिबान जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, कोई हेरात की तरफ लड़ रहा है, कोई कंधार की तरफ बैठे हुए हैं, कोई कंदूस में हैं, कोई बगलान में हैं, कोई मुख्तलिफ़ जगहों पे। जब ये उन्होंने कवर कर लिया तो यहाँ मेरा ख्याल है थोड़े थोड़े लोग छोड़ के ये सारे इकट्ठे करेंगे और काबुल पे चढ़ाई से पहले इनका लश्कर बहुत बड़े साइज़ का होगा। जब वो सामने आया तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो काबुल के दिफा के लिए फ़ौजी बैठे हुए हैं उनके भी हौसले पस्त हो जाएंगे। वैसे भी दिफा में बैठा बैठा फ़ौजी तंग आ जाता है, थक जाता है, उसका मोराल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है जहाँ बिल आखिर अशरफ गनी, उसके लिए एक ही रास्ता होगा अशरफ गनी के लिए और अमरुल्लाह साले, हम्दुल्लाह मुहिब हुआ, हनीफ अतमार, ये जितने चोर चतर इकट्ठे किए हुए हैं वहाँ पे, ये सब अपने लिए भागने का रास्ता ढूंढेंगे और दाएं बाएं, कोई इंडिया भाग जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा। ये का और अगर इस काम में वो कामयाब ना हुए और ये तालिबान के हत्थे चढ़ गए तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि इनके लिए माफ़ीनामा नहीं होगा, इनके लिए माफ़ी नहीं होगी, इनको तालिबान सज़ा देंगे क्योंकि ये वो गद्दार थे जिन्होंने के अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को नुकसान पहुंचाया। यानी हमला आवर जो बाहर से इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने हमला किया उनके साथ मिलके आपने अपने मुल्क के बासियों को कत्ल करवाया। तो ये वो चीज़ है जो कि हो सकता है कल को हमें देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।